आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 में संकलित और लेखक श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी रीढ़ की हड्डी है। उस रीढ़ की हड्डी के जो वीडियो भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो भाग 2 के माध्यम से हम इस एकांकी से जो परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जैसा कि हमने वीडियो भाग 1 के माध्यम से हमने इस लेखक के जो लेखक श्री जगदीश चंद्र माथुर हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके जो रचनाएं उन्होंने लिखी हैं उन रचनाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था कि उन्होंने जो लेखक श्री जगदीश चंद्र माथुर ने ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों प्रकार के नाटक लिखे थे और बाद में वो एक पेशेवर लेखक बन गए थे। बच्चों, हमने ये भी लिखा था कि उनके जो नाटक और एकांकी बहुत चर्चित और बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इसके पश्चात हमने इस वीडियो भाग 1 के माध्यम से ये जो एकांकी है रीढ़ की हड्डी, इसके सार के बारे में हमने पूरा अध्ययन कर लिया था। बच्चों, अब इस वीडियो के माध्यम से हम इसके जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उनका अभ्यास करेंगे, जो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। सबसे पहला जो प्रश्न बच्चों इसमें बनता है वो है रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्क संगत है, कहाँ तक लॉजिकल है, क्या ये ठीक है और ठीक है, अगर क्या ये ठीक नहीं है और ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है। तो बच्चों, मैं जैसा आपको मैंने बताया था कि इस तरह की तुलना करना बिल्कुल लॉजिकल है, तर्क संगत नहीं होता, क्योंकि समय के साथ समाज में, उसके जलवायु में, एटमॉस्फेयर में, खान पान में, सब में चेंज जाते हैं, परिवर्तन होता है। जैसे उस वक्त की गुणवत्ता वस्तुओं की जो क्वालिटी है हमें आज प्राप्त नहीं होती, ठीक है, और उस समय का स्वच्छ वातावरण या जलवायु वो भी हमें आज प्राप्त नहीं होता। तो हम कैसे कल की तुलना आज से कर सकते हैं? ये तो है नहीं, ये तो लॉजिकल बात है ही नहीं। समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है और वो सदा हमें एक सा नहीं रहता है। समय के साथ बदलाव को हमें खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, है इसी में हमारी भलाई है, ना कि हम पास्ट के साथ चिपके रहें और उसकी बातों को याद कर करके हम प्रेजेंट को हम खराब करते रहें, क्योंकि हर एक युग की, हर एक समय की अपनी अपनी आवश्यकताएं, अपनी अपनी विशेषताएं होती है। तो बच्चों, इस प्रकार रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद का अपने पुराने ज़माने की तुलना वर्तमान समय से करना लॉजिकल या तर्कसंगत नहीं है। बच्चों, हम दूसरा प्रश्न देखें। रामस्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाता है और विवाह के लिए उसी हायर एजुकेशन की बात को छुपाने की बात करता है। तो यह जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये विरोधाभास है उनके चरित्र में, उनकी किस मजबूरी को व्यक्त कर रहा है। जैसा बताया आपको कि रामस्वरूप है एक आज़ादी पसंद व्यक्ति है। वो अपने परिवार को, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी आज़ादी प्रदान करता है। उसके विचार में स्त्री शिक्षा कोई बुराई वाली बात नहीं है, बल्कि वो स्त्री शिक्षा उनके विकास के लिए आवश्यक मानता है। वो यही कारण होता है कि अपनी पुत्री को वो उच्च शिक्षा दिलवाता है, विकास के सारे रास्ते उसके लिए खोलता है। उसकी पुत्री बीए करती है, वह सब चीज़ सीखती है, गुणी भी है, क्वालिटी उसके अंदर सारी निपुणताएं हैं, संगीत, शिक्षा, सिलाई कढ़ाई, सब कुछ, सबकी जानकारी उसको वो दिलवाता है। ये बातें रामस्वरूप के खुले विचारों की ओर इशारा करती है कि वो कितना आज़ाद ख्याल का है। परंतु मिस फॉर्च्यून, विडंबना क्या आती है कि जिस आज़ादी के साथ वो अपनी पुत्री को शिक्षा दिलवाता है, वही जो उसकी उच्च शिक्षा है समाज की संकुचित या छोटी सोच के कारण, छोटी मानसिकता के कारण, वही शिक्षा उसकी पुत्री की विवाह में बाधा बन जाती है और उसे मजबूरी में समाज की परंपराओं के आगे सिर झुकाना पड़ता है, विवश होना पड़ता है और अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा को छिपाने के लिए उसे कहना पड़ता है। यह एक मजबूर पिता की ओर इशारा करती है एकांकी, जो समाज की दकियानी सी सोच, पुरानी सोच, ऑर्थोडॉक्स जो उनके विचार हैं, उसके आगे एक जो बाप है, लड़की का बाप है, झुकने पर मजबूर हो जाता है। तो बच्चों, ऐसी स्थिति आज भी हमारे समाज में आती है। बच्चों, अगला प्रश्न देखें। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से जिस प्रकार की व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे कि वो अपनी शिक्षा छुपाए, डॉल बन के उनके सामने आए, मेकअप करे, अपनी वास्तविकता छुपाए, चश्मा को भी ना लगा के आए, तो वह उचित क्यों नहीं इस प्रकार अपनी बेटी से उम्मीद रखना, ठीक है।
तो बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी और कम बोलने वाली लड़की की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा कर रहा है कि आप लड़के वालों के सामने इस प्रकार पेश आइएगा। उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि लड़की कोई भेड़ बकरी या मेज कुर्सी नहीं होती है, फर्नीचर नहीं है, बेजुबान नहीं है, वो कोई कठपुतली नहीं है, पपेट नहीं है जिसे हम अपने इशारों पर नचा सकें। उनका भी दिल होता है, उनके मन में भी भावनाएं होती हैं, उनकी भी इज्जत होती है, ठीक है, उनका भी अपमान होता है। उच्च शिक्षा पाना कोई अपराध, चोरी, डकैती, गुंडागर्दी या फिर कोई पाप नहीं है जिसकी वजह से रामस्वरूप को शर्मिंदा होना पड़े या फिर लड़की को शर्मिंदा होना पड़े और उसे अपनी योग्यता को छुपाना पड़े। तो इस प्रकार जो रामस्वरूप अपनी बेटी से अपेक्षा कर रहे हैं वो अपेक्षा बिल्कुल उचित नहीं है, बल्कि उसे ये अपेक्षा करनी चाहिए कि आपने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है, आप अपनी उस शिक्षा के दम पर अपने लिए योग्य वर्ग का चयन खुद कर सकती हो। आपको लड़के वालों के सामने पेश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकती हो। ऐसी भावना उनके मन के अंदर डाली जानी चाहिए। बच्चों, अगला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस, व्यवसाय मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? रामस्वरूप का अपनी बेटी की शिक्षा को छुपाना, लड़के वालों के अनुसार व्यवहार करने की अपेक्षा करना और गोपाल प्रसाद का विवाह को एक बिजनेस मानना, तो क्या दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? तो हमारे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद जी के लिए विवाह बिजनेस है, व्यापार, एक व्यापार की तरह, एक धंधे की तरह है। विवाह की पवित्रता, 7 जन्मों का रिश्ता होता है विवाह, और उसका मूल्य उनके लिए कोई एक जस्ट लाइक है सौदा, जस्ट लाइक एक बिजनेस की तरह है उनके लिए। वे अपने बेटे का विवाह करवाकर एक ऐसी पुत्र वधू या ऐसी बहू लाना चाहता है जो इनके इशारों पर नाच सके, चल सके। वे सौदा करने से पहले उसकी जांच पड़ताल करके तसल्ली करना चाहते हैं। जिस प्रकार हम फ्रिज और टीवी ला रहे हैं कि मजबूत है कि नहीं, हमारे उपयोगी, हमारे लायक है या नहीं, उसी प्रकार वो उमा का मुआयना कर रहे हैं कि जो सौदा वो कर रहे हैं, जो वो शादी उमा से अपने बेटे की करना चाहते हैं, वो उमा उनके लिए, परिवार के लिए सही है या नहीं। उनके निगाह में वस्तु, आइटम या सामान या लड़की में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार की जो सोच है उनकी, गोपाल प्रसाद की बहुत नीच सोच है इस प्रकार। और दूसरी तरफ जो रामस्वरूप है, अपनी पुत्री को वो शिक्षा प्राप्त करवाते हैं, दिलवाते हैं। उन्होंने इस बात का गर्व भी है कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी है, परंतु उसके विवाह के लिए मजबूर होकर के वो उस शिक्षा को छुपाने की कोशिश करते हैं। माना हमें मान सकते हैं कि एक मजबूर बाप है, उनकी मजबूरी है, परंतु ये लॉजिकल नहीं है। उन्हें कि ऐसे घर में अपनी शिक्षित लड़की का हाथ सौंपने को वो तैयार हो जाते हैं जहाँ उनकी पुत्री और उसकी जो व्यक्तित्व है और उसकी शिक्षा का कोई मोल ही ना हो। इस तरह वे स्वयं समाज को बदलना और बाद में अपने स्वार्थ तथा मजबूरी से उसकी संकीर्णता में शामिल होना पूर्ण रूप से गलत है, और उस पर झूठ बोलना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं लगता रामस्वरूप का, कि वो भी एक झूठ में शामिल होते हैं, अपनी बेटी को शिक्षा की बात को छुपाने की बात करते हैं। बल्कि उन्हें समाज को के अनुसार बदलने के बजाय समाज को बदलने की उनके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि वो अपनी बेटी को इस प्रकार की शिक्षा दे सकते थे कि आप खुद पढ़ी लिखी हो, आप अपने पैरों पर खड़े होइए और अपने जीवन साथी का चुनाव अपनी इच्छा से, अपनी आवश्यकता के अनुरूप कीजिए, तो शायद रामस्वरूप का चरित्र और भी अच्छा होता। लेकिन यहाँ एक कहीं ना कहीं वो अपराधी हमको नजर आते हैं। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा ने ये स्टेटमेंट दिया था। उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर वो इशारा करती है कि शंकर किस प्रकार का लड़का है? उमा गोपाल प्रसाद जी के विचारों से पहले ही बहुत दुखी थी, खिन्न थी, परंतु उसके द्वारा जो अनगणित सवाल वो पूछते हैं और उसने वो जो उन सवालों से वो नाराज हो जाती है और वो अपनी चुप्पी को तोड़ करके गोपाल प्रसाद को उनके पुत्र के विषय में वो आईना दिखाती है। वो क्या कहती है कि आपके पुत्र की, ये पता लगा लीजिए आपके पुत्र की रीढ़ की हड्डी है या नहीं। और वो उमा जो शंकर की निम्न जो कमियां उनको बताती है कि शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था, कैरेक्टरलेस था, जो हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए लड़कियों के हॉस्टल तक पहुंच जाता था। इस कारण उसे कई बार शर्मिंदा भी होना पड़ा, जैसे बताया आपको मैंने, नौकरानी के पैर पकड़ उसको भागना पड़ा। दूसरी तरफ वह उसकी पीठ की तरफ इशारा करती है कि गोपाल प्रसाद जी का जो लड़का शंकर है वो उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, उसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, वह बीमार रहता है,
वह सीधी तरह बैठ भी नहीं सकता। इसके बाद वो कहती है रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ही कि वो जो है शंकर है वो अपने पिता पर पूरी तरह डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो हर बात में अपने पिता की हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई पसंद नापसंद नहीं है, और उस पर जो झूठ बोलना उसको बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगता है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार उमा अपनी बात के माध्यम से शंकर की इन कमियों की ओर इशारा करती है। अब क्वेश्चन आता है कि शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, और अगर आपको लगता है कि शंकर की है या उमा की है तो उसके पक्ष में आप अपने विचार भी व्यक्त कीजिए। तो जैसा हमने एकांकी के माध्यम से हमें पता लगता है कि उमा इस एकांकी की नायिका है, तो हमको उमा जैसी लड़की ही समाज के लिए सही व्यक्तित्व है। वो निडर है, साहसी है, हिम्मत नहीं हारती है, और जहाँ वो एक और अपने माता पिता का सम्मान रखती है। गोपाल प्रसाद जी उनके लड़के के शंकर के सामने आती है अपने आप को नुमाइश करने के लिए। उनके कहने पर वो गीत भी गाती है, लेकिन जब उसका अपना अपमान वो महसूस करती है तो वो निडर होकर के बिना बहादुरी के साथ गोपाल प्रसाद जी और उनके बेटे शंकर की कमियों का उनको एहसास कराती है, और इस बात में उसको तनिक भी हेजिटेशन नहीं होता। उसके लिए आत्मसम्मान की भावना सर्वोपरि है, और उसी आत्मसम्मान के लिए अपना मुंह भी खोलती है। तो कहते हैं अगर महिला ये खुद डिसाइड कर ले कि उसे अपमान सहन नहीं कर रहा तो किसी की हिम्मत नहीं उसको अपमानित कोई कर सके। कहते हैं महिला ही महिला की दुश्मन होती है। अगर जो महिला ही अपने अनुसार अपने जो गर्भ से एक बेटे या बेटी को जन्म देती है, अगर महिला ही अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालेगी तो किसी गोपाल प्रसाद, किसी शंकर में हिम्मत नहीं कि वो महिला की बेइज्जती कर पाए। तो हमें ऐसे उमा जैसी लड़की की आवश्यकता है समाज में, जो समाज के जो अगली पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, या उसके साथ वाली लड़कियों की हिम्मत प्रदान कर सकती है, इस समाज को नई दिशा दे सकती है, समाज में लड़कियों की इज्जत को बनाए रख सकती है, उनमें हौसला हिम्मत की भावना पैदा कर सकती है। बच्चों अगला प्रश्न है कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करनी है। हमको ये बताना है कि जो इस एकांकी का टाइटल है रीढ़ की हड्डी, क्या वो सूटेबल है या नहीं, फ्रूटफुल है या नहीं, या ये अपने टाइटल के अनुरूप इस जो एकांकी का कंटेंट है या नहीं। तो बच्चों जो शीर्षक है एकांकी की भावना को व्यक्त करने में बिल्कुल सक्षम है, और बिल्कुल सही टाइटल है इसका। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को, मेंटेलिटी को व्यक्त किया गया है, और उस पर प्रहार भी किया गया, आक्रमण भी किया गया है। क्योंकि रीढ़ है वो शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वही उसको सीधा करने में उसकी हेल्प करता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होता है, शरीर को मुड़ने, बैठने, झुकने, कूदने में हेल्प करता है। इसी लचीलेपन के कारण शरीर हमारा हर कार्य करने में सक्षम होता है। हम एक्सरसाइज के माध्यम से इसमें लचीलापन लाने का प्रयास करते हैं। तो जिस प्रकार ये उसी तरह जो अब हम समाज की रीतियाँ और जो परंपराएं हैं, वो उन परंपराओं को उस रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी की तरह उनको हमको बदलने की आवश्यकता है, और ये बदलाव समय की मांग होता है। ठीक है, जब ये रीतियाँ और परंपराएं मनुष्य के लाभ के स्थान पर उसका बुरा करने लग जाएं, हम कोई गहना पहन रहे हैं, कान में हमने बड़ा सा कुंडल पहना हुआ है, लेकिन यदि वो कुंडल कान को काटने लग जाए, कान लटकने लग जाए, तो हमें उस कुंडल को उतार कर फेंक देना चाहिए। उसी प्रकार जो परंपरा हमारे समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करे, तो उस परंपराओं से हमको छुटकारा पाना चाहिए। ठीक है, जो ऐसी परंपरा जो हमारे लिए दोष बन जाती हैं, तो उनको हमसे दूर उनको हमें समाज से दूर कर देना चाहिए। तो ये एकांकी उन्हीं दोषों पर, उन्हीं परंपराओं पर कटाक्ष करती है। ठीक है, हमारा समाज उन परंपराओं का, ऐसी मानसिकता का गुलाम बनकर रह गया है, और वो बिना रीढ़ वाला शरीर हो गया है। यहाँ शंकर जैसे लड़के भी हैं जो बिना रीढ़ के हैं। इस प्रकार के लड़कों का इस समाज में कोई व्यक्तित्व नहीं होता, नहीं इनका कोई चरित्र होता है। ये सारी उम्र अपने बाप के या फिर किसी और के इशारों पर नाचते हैं। ये लोग समाज के ऊपर बोझ के सिवाय कुछ नहीं होते। इसलिए उमा ने उस शंकर को बिना रीढ़ वाला व्यक्ति कहा था। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है इसका, कथा वस्तु के आधार पर, इसकी स्टोरी के आधार पर किसे आप एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं? या आप शंकर को मानते हैं, या फिर गोपाल प्रसाद को, या राम स्वरूप को, या फिर उमा को? और जिसको भी मानते हैं क्यों मानते हैं? तो बच्चों कथा वस्तु के आधार पर हमें उमा ही इसे एकांकी की मुख्य पात्र लगती है, मेन कैरेक्टर। पूरी एकांकी जो है उमा के आसपास ही घूमती रहती है।
लेखक समाज की सड़ी गली मानसिकता को उमा के माध्यम से ही व्यक्त करना चाहता है। उसका सशक्त स्ट्रांग जो उसकी इंडिविजुअलिटी है, व्यक्तित्व है, सारे पात्रों पर भारी पड़ता है। उसके समकक्ष इक्वल में कोई भी पात्र नहीं ठहरता, यहाँ तक कि उसके पिता भी नहीं ठहर पाते हैं। जिस स्वाभिमान से वे अपने पक्ष को शंकर और गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप के आगे रखती है, सबके होंठ सिल जाते हैं, सबकी जुबान बंद हो जाती है। और कथा का जो मुख्य उद्देश्य है, प्रयोजन है, वो समाज में महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति, सम्मान के प्रति जागरूक करना है। समाज में महिलाओं को इस बात के लिए उकसाना है, जागरूक करना है कि वो अपने इज्जत के प्रति लड़े। तो यहाँ उमा के माध्यम से लेखक ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति की है। तो देखा जाए तो उमा ही इस एकांकी की मुख्य पात्र है। बच्चों, अगला प्रश्न है, इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मोटिव ऑफ दिस? जो एकांकी है, इसका मोटिव क्या है? इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य समाज में औरतों की दशा, हालत को सुधारना है, उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, ठीक है, जो जानकारी उपलब्ध करवाना है, उन्हें जागृत करना है। ये एकांकी उन लोगों की तरफ उंगली भी उठाती है, उन पे दोष लगाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवरों या आइटम, सामान होता है, फ्रिज, टीवी, कूलर, उसकी से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं, जिनके लिए स्त्री घर में सजाने के आइटम से ज़्यादा कुछ नहीं है। और यह जो एकांकी है, औरतों की अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का संदेश देती है। जिस प्रकार उमा ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की थी और गोपाल प्रसाद और उसके बेटे शंकर को आईना दिखाया था, तो ये जो एकांकी है बहुत हद तक अपने उद्देश्य में सफल भी होती है। तो ये एकांकी का यही उद्देश्य है बच्चों। अब हम बात करें समाज में महिलाओं को उचित गरिमा बोलते हैं रिस्पेक्ट, सम्मान दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? बच्चों, जनरल क्वेश्चन है जिसमें आप अपने मन से और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? सबसे पहला कार्य है, उनकी शिक्षा हेतु हम कार्य कर सकते हैं, ताकि समाज में वे सिर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करा सकते हैं, ताकि वे अपना शोषण होने से स्वयं को बचा सकें, उनका कोई अपमान न कर, उनको एक्सप्लॉइटेशन न कर पाएँ। समाज में महिलाओं को समान भागीदारी दिलवाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, ताकि समाज में जो महिला है पुरुष के कंधे से कंधा मिला करके अपना जो पार्ट अदा कर सकें। लड़कियों का विवाह बिना दहेज के हो, है ना, वो दहेज लेना पड़े ना देना पड़े, इस विषय पर हम कार्य कर सकते हैं, ऐसी हेल्प हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके अलावा भी हम और इसमें पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। बच्चों, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको रीढ़ की हड्डी जो एकांकी के प्रश्नोत्तरों पर जो मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करवाई है, वो जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।